आज हम सीधे मुद्दे पर बात करेंगे और अर्थव्यवस्था की इस मशीन को परत दर परत खोल कर देखेंगे। चलिए कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से हर अर्थव्यवस्था शुरू होती है। प्राथमिक क्षेत्र, जिसे अक्सर भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है। जैसा नाम से ही लगता है, ये पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर है। सही। इसकी बुनियाद ही प्राकृतिक संसाधन है। इसका काम है प्रकृति से सीधे कुछ लेना या उसका दोहन करना। यस। ये सबसे बुनियादी आर्थिक गतिविधि है। सोचिए, अगर जमीन से अनाज न उगे, खानों से खनिज न निकले, तो बाकी सारे उद्योग तो शुरू ही नहीं हो पाएंगे। ये बाकी पूरी अर्थव्यवस्था के लिए रॉ मटेरियल उपलब्ध कराता है। मतलब इसमें खेतीबाड़ी, पशुपालन, मछली पकड़ना और खदानों से कोयला या लोहा निकालना, ये सब कुछ शामिल है। और जब हम आंकड़ों को देखते हैं तो एक बहुत ही अजीब सी तस्वीर सामने आती है। रोजगार के मामले में ये आज भी भारत का सबसे बड़ा क्षेत्र है। एक बहुत बड़ी आबादी इसी पर निर्भर है। लेकिन देश की कुल कमाई यानी जीडीपी में इसका हिस्सा सिर्फ 17% के आसपास है। और यहीं पर वो पहेली शुरू होती है जिसकी बात हम कर रहे थे। इसी को अर्थशास्त्री स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम कहते हैं। सोचिए, सबसे ज्यादा लोग लगे हुए हैं लेकिन उत्पादन उस हिसाब से बहुत कम है। इसका एक बड़ा कारण है प्रच्छन्न बेरोजगारी, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। प्रच्छन्न बेरोजगारी, ये सुनने में थोड़ा जटिल लगता है। इसका क्या मतलब है? इसे एक सरल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक खेत पर काम करने के लिए सिर्फ 2 लोगों की जरूरत है, लेकिन परिवार के 5 लोग उसी खेत पर काम कर रहे हैं। बाहर से देखने पर तो लगेगा कि 5 लोग रोजगार में हैं, लेकिन असल में 3 लोग अतिरिक्त हैं। अगर उन 3 लोगों को हटा भी दिया जाए तो भी खेत का उत्पादन उतना ही रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि उनकी प्रोडक्टिविटी लगभग 0 है। यही है प्रच्छन्न बेरोजगारी। अच्छा, तो मतलब लोग काम करते हुए तो दिखते हैं पर अर्थव्यवस्था में कोई खास मूल्य नहीं जोड़ रहे होते। ये तो एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन क्या इस क्षेत्र में सब कुछ ऐसा ही है? बिल्कुल नहीं। इसके कुछ हिस्से बेहद शक्तिशाली हैं। क्या आपको पता है कि भारत में डेयरी उद्योग, जो इसी प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा है, का कुल मूल्य हमारे पूरे गेहूं और चावल के उत्पादन के मूल्य से भी ज्यादा है। हम दुनिया के सबसे बड़े दूध उत्पादक हैं। तो इस क्षेत्र में अपार क्षमता है, बस जरूरत है उसे सही दिशा देने की। ये जानकारी तो सच में चौंकाने वाली है। तो ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र से हमें रॉ मटेरियल मिल गया, खेत से कपास आ गया, खदान से लौह अयस्क निकल गया, लेकिन हम और आप सीधे कपास तो नहीं पहनते। इस रुई के ढेर को टी शर्ट में कौन बदलता है? यहीं से कहानी में हमारे दूसरे किरदार की एंट्री होती है, द्वितीय क्षेत्र, यानी औद्योगिक या विनिर्माण क्षेत्र। इसका काम ही है प्राथमिक क्षेत्र से मिले कच्चे माल का रूप बदलना, उसमें मूल्य जोड़ना, जिसे हम वैल्यू एडिशन कहते हैं। वैल्यू एडिशन मतलब? इसे ऐसे समझिए, 1 किलो आलू की कीमत शायद 20 रुपए है। यह है प्राइमरी सेक्टर। लेकिन जब कोई कंपनी उसे प्रोसेस करके, साफ करके, काट कर, तल कर चिप्स का एक आकर्षक पैकेट बनाती है, तो वही 1 किलो आलू 200 रुपए का बिकता है। ये जो 180 रुपए का फर्क आया, यही वैल्यू एडिशन है। सेकेंडरी सेक्टर का जादू यही है। कमाल का उदाहरण है। तो कपास से कपड़ा बनाना, लौह अयस्क से स्टील बनाना, ये सब इसी का हिस्सा है। और आंकड़े बताते हैं कि ये क्षेत्र जीडीपी में लगभग 29% और रोजगार में लगभग 22% का योगदान देता है। जी, यानी प्राथमिक क्षेत्र से कम लोग, लेकिन देश की कमाई में हिस्सा ज्यादा। बिल्कुल। और यहाँ एक और रोचक बात है जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। बिजली बनाना, गैस की सप्लाई और पानी को साफ करके घरों तक पहुँचाना, ये सब भी द्वितीय क्षेत्र का ही हिस्सा माने जाते हैं, क्योंकि ये भी एक तरह की प्रोसेसिंग या मैन्युफैक्चरिंग ही है। अरे, तो मतलब जो बिजली और पानी का बिल हम भरते हैं वो टेक्निकली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का हिस्सा है। मैं तो इसे हमेशा सर्विस ही समझता था। ये तो बिल्कुल नई जानकारी है। हाँ, क्योंकि प्राकृतिक संसाधन जैसे कोयला या पानी को एक उपयोगी रूप में, यानी बिजली या साफ पानी में बदला जा रहा है। यह क्षेत्र किसी भी देश के औद्योगिक विकास का सूचक होता है। मेक इन इंडिया जैसे अभियानों का लक्ष्य इसी क्षेत्र को मजबूत करना है। ठीक है, तो अब हमारे पास कच्चा माल भी है और फैक्ट्री में उससे बनी टी शर्ट भी तैयार है। लेकिन वो फैक्ट्री से चलकर मेरे पास यानी ग्राहक तक कैसे पहुंचेगी? यहीं पर तीसरे खिलाड़ी की जरूरत पड़ती होगी। एकदम सही। और ये तीसरा खिलाड़ी है तृतीय क्षेत्र, जिसे हम सेवा क्षेत्र या सर्विस सेक्टर कहते हैं। इस क्षेत्र की खासियत ये है कि ये कोई भौतिक वस्तु नहीं बनाता।
इसका काम है अर्थव्यवस्था के पहियों को घुमाना। ये पूरी इकोनॉमी का सर्कुलेटरी सिस्टम है, रक्त संचार प्रणाली। सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब ये हर चीज को जोड़ता है और चलाता है। बिल्कुल। फैक्ट्री में बने सामान को दुकान तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट चाहिए, उस सामान को बेचने के लिए रिटेल की दुकानें चाहिए, इस पूरे लेन देन के लिए बैंकिंग और फाइनेंस की जरूरत है। बीमार पड़ने पर डॉक्टर और अस्पताल, बच्चों को बढ़ाने के लिए स्कूल और कॉलेज, ये सब सेवाएं हैं। ये प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रों को अपना काम करने में मदद करती हैं। और यहाँ के आंकड़े तो मतलब पूरी कहानी ही बदल देते हैं। ये क्षेत्र भारत की जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान देता है, 50% से भी ज्यादा, और लगभग 31% लोगों को रोजगार भी यहीं से मिलता है। मतलब देश की आधी से ज्यादा कमाई इसी क्षेत्र से आ रही है। हाँ, और ये किसी भी आधुनिक अर्थव्यवस्था की निशानी है। जैसे जैसे कोई देश विकसित होता है, उसकी अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का दबदबा बढ़ता जाता है। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल उठता है, अगर सेवा क्षेत्र जीडीपी में इतना बड़ा योगदान देता ही है और हम इसमें इतने अच्छे हैं, तो हम हमेशा मेक इन इंडिया और मैन्युफैक्चरिंग पर इतना जोर क्यों देते हैं? हमें सिर्फ सेवाओं पर ही फोकस क्यों नहीं करना चाहिए? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गहरा सवाल है। यहीं पर भारत की अनोखी आर्थिक यात्रा सामने आती है। ज्यादातर देशों ने एक क्रम फॉलो किया है। वो कृषि से उद्योग में गए और फिर उद्योग से सेवाओं में। लेकिन भारत ने एक तरह से छलांग लगा दी। हम कृषि से सीधे सेवा क्षेत्र में कूद गए और हमारा औद्योगिक क्षेत्र उतना मजबूत नहीं हो पाया। समस्या ये है कि सेवा क्षेत्र में ज्यादातर नौकरियां उच्च कौशल वाली होती हैं, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डॉक्टर, कंसल्टेंट। ये क्षेत्र कृषि से निकलने वाली विशाल कम कुशल आबादी को रोजगार नहीं दे सकता। उन करोड़ों लोगों के लिए हमें फैक्ट्रियों की जरूरत है। औद्योगिक क्षेत्र एक पुल की तरह काम करता है। भारत में ये पुल थोड़ा कमजोर रह गया। समझ गया। तो मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ सामान बनाने के लिए नहीं, बल्कि बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करने के लिए भी जरूरी है। ये तो एक बिल्कुल नया दृष्टिकोण है। अब हम उस क्षेत्र पर आते हैं जो आज के डिजिटल युग की पहचान है, चतुर्थक क्षेत्र या नॉलेज सेक्टर। ये एक तरह से सेवा क्षेत्र का ही एक विकसित और विशेष रूप है। अगर तृतीय क्षेत्र अर्थव्यवस्था का इंजन है, तो चतुर्थक क्षेत्र उसका दिमाग या कह लीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका आधार कच्चा माल या मशीनें नहीं, बल्कि इंसानी दिमाग और सूचना है। बिल्कुल। इसमें वो सभी उच्च स्तरीय बौद्धिक गतिविधियां शामिल हैं जो इनोवेशन को गति देती हैं। हमारा मशहूर आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जहां नई दवाएं खोजी जाती हैं, ये सब इसी का हिस्सा है। और इस मामले में भारत की एक अलग ही कहानी है। हम भले ही मैन्युफैक्चरिंग में पीछे रह गए हों, लेकिन नॉलेज सेक्टर में हम दुनिया के एक पावर हाउस हैं। सही कहा। अब अगर हम इन चारों क्षेत्रों को एक साथ रखकर देखें, तो उस स्मार्टफोन का उदाहरण लेते हैं जो शायद अभी हमारे श्रोता के हाथ में होगा। हाँ, ये अच्छा उदाहरण है। फोन के लिए जरूरी सिलिकॉन और मिनरल्स जमीन से खोदे गए, प्राथमिक क्षेत्र। फिर में किसी फैक्ट्री में प्रोसेस करके फोन असेंबल किया गया, द्वितीय क्षेत्र। फिर जहाजों, ट्रकों और कुरियर सेवाओं के जरिए वो आपके पास की दुकान तक पहुंचा। तृतीय क्षेत्र यानी सेवाएं। और इस फोन को चलाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम और उस पे चलने वाले सारे ऐप्स, हो सकता है वो बेंगलोर या हैदराबाद के किसी ऑफिस में बैठे भारतीय इंजीनियरों ने बनाए हों। चतुर्थ क्षेत्र। वाह, एक फोन और पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था की कहानी। बिल्कुल। ये एक बेहतरीन तरीका है इन सबको एक साथ समझने का। तो जब हम इन चारों को एक साथ देखते हैं, तो वो पहेली जो हमने शुरू में उठाई थी, अब पूरी तरह साफ हो जाती है। हाँ, वो तस्वीर एक गहरे विरोधाभास को दिखाती है। जीडीपी का इंजन चल रहा है तृतीयक और चतुर्थक क्षेत्र के दम पर, लेकिन देश की आधी आबादी का रोजगार आज भी प्राथमिक क्षेत्र पर टिका है, जहां प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है। पैसा कहीं और से आ रहा है और लोग कहीं और काम कर रहे हैं। एग्जैक्टली। इसका मतलब ये भी हुआ कि ये चारों क्षेत्र अलग अलग डिब्बे नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। ये एक पूरी चेन है, एक इकोसिस्टम है। हाँ, एक की कमजोरी दूसरे को नीचे खींचती है। बिल्कुल। अगर खेती में संकट आता है तो फैक्ट्रियों को कच्चा माल नहीं मिलता। अगर सड़कें ठीक नहीं है तो बना हुआ माल बाजार तक नहीं पहुंच पाता। और अगर R&D और इनोवेशन नहीं होगा तो हमारे उद्योग और कृषि दोनों ही पिछड़ जाएंगे। तो एक विकसित और मजबूत अर्थव्यवस्था के लिए इन चारों स्तंभों का एक दूसरे के साथ तालमेल में और समान रूप से मजबूत होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही। चुनौती यही है कि कृषि पर निर्भर लोगों को बेहतर रोजगार के अवसरों की ओर कैसे ले जाया जाए, और ये करने के लिए औद्योगिक क्षेत्र को कैसे मजबूत किया जाए,
बिना हमारी सेवा क्षेत्र की बढ़त को धीमा किए। तो आज हमने भारतीय अर्थव्यवस्था के इन 4 महत्वपूर्ण क्षेत्रों को समझा। प्राथमिक, जो प्रकृति की नींव पर खड़ा है। द्वितीयक, जो निर्माण की शक्ति दिखाता है। तृतीयक, जो सेवाओं के जरिए पूरी अर्थव्यवस्था को चलाता है। और चतुर्थक, जो ज्ञान और नवाचार का प्रतीक है। हमने ये भी देखा कि कैसे ये सभी मिलकर भारत के विकास की जटिल और दिलचस्प कहानी कहते हैं। और यहाँ हमारे श्रोता के लिए सोचने के लिए एक सवाल ये है कि ये देखते हुए कि भारत कृषि से सीधे सेवाओं की ओर छलांग लगा चुका है, भविष्य की नीतियां ऐसी क्या हो सकती हैं जो उस अधूरे औद्योगिक पुल का निर्माण कर सकें, ताकि कृषि पर निर्भर विशाल आबादी को बेहतर रोजगार मिल सके, और ये सब करते हुए हम ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में अपनी बढ़त को भी ना खोएं। क्या हम एक ही समय में फैक्ट्री और भविष्य की लैब दोनों का निर्माण कर सकते हैं? आज हम दुनिया भर में मौजूद अलग अलग आर्थिक प्रणालियों पर एक गहन पड़ताल करेंगे। चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं और शुरुआत करते हैं सबसे चर्चित प्रणाली से, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। हमारे स्रोतों के अनुसार इसके कुछ और नाम भी हैं। हाँ, इसे बाजार अर्थव्यवस्था या उदारवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। अच्छा, और इसमें सबसे जरूरी बात है नियंत्रण। तो यहाँ कंट्रोल किसके हाथ में होता है? देखिए, यहाँ मुख्य रूप से निजी क्षेत्र यानी कि प्राइवेट सेक्टर का अधिकार और नियंत्रण होता है। मतलब ज्यादातर कंपनियां, संसाधन, ये सब निजी हाथों में होते हैं, सरकार के नहीं। बिल्कुल। और जब कोई चीज निजी हाथों में होती है तो उसका एक ही मुख्य लक्ष्य होता है, ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना। अधिकतम लाभ, मैक्सिमम प्रॉफिट। यही इस पूरी व्यवस्था का इंजन है। और इस विचार के पीछे एक बहुत बड़ा नाम है, एडम स्मिथ। जी, एडम स्मिथ। उन्होंने ही हस्तक्षेप का सिद्धांत दिया था, जिसे लासे फेयर भी कहते हैं। इसका मतलब है कि सरकार को बाजार के मामलों में कम से कम दखल देना चाहिए, उसे अकेला छोड़ देना चाहिए। और अगर हम इसके उदाहरण देखें तो स्रोत में अमेरिका और कनाडा का जिक्र है। हाँ, संयुक्त राज्य अमेरिका को इसका सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है। तो ये तो हुई पूंजीवाद की बात। अब अगर हम स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर चलें तो वहां हमें मिलती है समाजवादी अर्थव्यवस्था, जो पूंजीवाद से आप कह सकते हैं बिल्कुल विपरीत है। इसे राज्य अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है ना। हाँ, स्टेट इकोनॉमी, क्योंकि यहाँ नियंत्रण पूरी तरह से बदल जाता है, मतलब निजी हाथों से निकलकर सरकार के हाथ में आ जाता है। यहाँ उत्पादन के साधनों पर सार्वजनिक क्षेत्र यानी सरकार का नियंत्रण होता है। तो सरकार ही तय करती है कि क्या बनेगा, कितना बनेगा और कैसे बनेगा, सब कुछ। तो फिर जाहिर है यहाँ लक्ष्य भी मुनाफा कमाना तो नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ मुख्य ध्येय होता है जनता का कल्याण, पब्लिक वेलफेयर। और इस विचारधारा की जड़ें कहाँ हैं? इसकी जड़ें हैं जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स के विचारों में। कार्ल मार्क्स और उनकी प्रसिद्ध किताब दास कैपिटल। जी, उन्होंने दास कैपिटल में ही पूंजीवाद की आलोचना की और एक ऐसी व्यवस्था की कल्पना की जहां समाज का कल्याण सर्वोपरि हो। और इसका सबसे प्रमुख उदाहरण रूस। हाँ, सोवियत संघ के समय से ही रूस इसका एक बड़ा उदाहरण रहा है। अच्छा, समाजवाद से ही मिलती जुलती एक और व्यवस्था का जिक्र है, साम्यवादी अर्थव्यवस्था। हाँ, ये भी राज्य अर्थव्यवस्था का ही एक रूप है। तो फिर दोनों में फर्क क्या है? फर्क है नियंत्रण की सख्ती का। साम्यवाद में नियंत्रण और भी ज्यादा सख्त होता है। मतलब समाजवाद से भी एक कदम आगे। आप ऐसा कह सकती हैं। यहाँ सब कुछ पूरी तरह से सरकार के हाथों में होता है, टोटल गवर्नमेंट कंट्रोल। और इसका उदाहरण चीन को बताया गया है। बिल्कुल, क्लासिक उदाहरण चीनी है। तो अब तक हमने दो अलग-अलग ध्रुवों को देखा, एक तरफ पूंजीवाद और दूसरी तरफ समाजवाद। और शायद दुनिया के ज्यादातर देशों को लगा कि दोनों ही रास्तों में कुछ खामियां हैं। और शायद इसीलिए एक तीसरे रास्ते का जन्म हुआ, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिक्स्ड इकोनॉमी। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये पूंजीवाद और समाजवाद का एक संतुलित मिश्रण है। तो यहाँ पर नियंत्रण बढ़ जाता होगा। हाँ, बिल्कुल। यहाँ पर निजी और सार्वजनिक यानी प्राइवेट और पब्लिक दोनों क्षेत्रों का सह अस्तित्व होता है। कोएग्जिस्टेंस। कुछ उद्योग सरकार के पास और कुछ निजी कंपनियों के पास। सही। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ लक्ष्य भी दोहरा होगा। हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। यहाँ निजी क्षेत्र का काम है लाभ कमाकर अर्थव्यवस्था को गति देना, और सार्वजनिक क्षेत्र का काम लोक कल्याण सुनिश्चित करना, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, ये सब। तो ये एक संतुलन बनाने की कोशिश है। और इस विचार के मुख्य प्रतिपादक कौन थे? इसके मुख्य प्रतिपादक थे 20वीं सदी के महान अर्थशास्त्री J.M. कीन्स, जिनकी किताब का भी जिक्र है, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। जी हाँ, कीन्स ने ही तर्क दिया था कि अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए
सरकार का दखल जरूरी है। और ये हमारे लिए इसलिए भी खास है क्योंकि भारत ने आज़ादी के बाद इसी मॉडल को अपनाया था। बिल्कुल, ये एक बहुत सोचा समझा फैसला था। 1956 की औद्योगिक नीति और दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान इसी मिश्रित अर्थव्यवस्था की नींव रखी गई थी। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का एक सार निकालें और तीनों की तुलना करें तो सबसे पहले बात करते हैं नियंत्रण की। ठीक है, तो पूंजीवाद में नियंत्रण होता है निजी क्षेत्र का, समाजवाद में सार्वजनिक क्षेत्र, और मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोनों का सह अस्तित्व होता अब है। आते हैं लक्ष्य पर। पूंजीवाद का लक्ष्य अधिकतम लाभ, और समाजवाद का, जन कल्याण। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में जैसा कि हमने बात की, लाभ और कल्याण दोनों। बिल्कुल, दोनों का संतुलन। अच्छा, अब इनके प्रतिपादकों को भी एक बार फिर से देख लेते हैं। बिल्कुल, पूंजीवाद के लिए एडम स्मिथ, समाजवाद के लिए कार्ल मार्क्स। और मिश्रित अर्थव्यवस्था के लिए जे.एम. कीन्स। एकदम सही। और आखिर में उदाहरण, पूंजीवाद का उदाहरण यूएसए, समाजवाद का रूस। और मिश्रित अर्थव्यवस्था का हमारा देश भारत। बिल्कुल। तो आज हमने इन तीन प्रमुख आर्थिक प्रणालियों की बुनियादी बातों को समझा, हाँ, पूंजीवाद से लेकर समाजवाद और भारत द्वारा अपनाए गए मिश्रित मॉडल तक। और जैसा हमारे स्रोत के अंत में भी कहा गया है, इन प्रणालियों की समझ बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी, क्योंकि ये वैश्विक और खासकर भारतीय अर्थव्यवस्था के आगे के अध्ययन के लिए एक मजबूत नींव का काम करती है। सही बात है, ये समझने के लिए कि नीतियां क्यों और कैसे बनती हैं। बिल्कुल। और अंत में श्रोताओं के सोचने के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। हाँ, जरूर। आज की इस आपस में जुड़ी हुई दुनिया में, जहां हर देश दूसरे पर निर्भर है, क्या कोई भी अर्थव्यवस्था सचमुच शुद्ध पूंजीवादी या शुद्ध समाजवादी रह सकती है? ये सोचने वाली बात है। या फिर भविष्य अनिवार्य रूप से किसी न किसी तरह के मिश्रण का ही है, जहां हर देश अपनी जरूरतों के हिसाब से इन दोनों विचारधाराओं से कुछ न कुछ उधार लेने